फसल खुशहाल किसान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार आपको नई नई जानकारियां हम देते हैं कृषि क्षेत्र से संबंधित, और इसके लिए कार्यक्रम में हैं 3 सेगमेंट। पहले बात करेंगे खेती किसानी की, बात होगी हमारा पशुधन की, और आखिर में बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं धान फसल की कटाई के बारे में। जी हाँ, जो फसल है पककर तैयार हो चुकी है और कई जगह तो हमारे किसान इसकी कटाई भी कर रहे हैं। लेकिन जब फसल पकती है तब आपको इसकी कटाई करनी है, और फसल पकने के कौन से लक्षण होते हैं, कब आपको इसकी कटाई करनी होगी, किस तरह का जो मौसम है उसका आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ कई और विशेष सावधानियाँ हैं जो हमें कटाई के दौरान याद रखनी होगी, जिसके ज़रिए हमें उचित जो दाना है वो मिल सके, यानी जो हमारा अनाज है उसमें बिल्कुल कमी ना हो, और बल्कि उसके ज़रिए अच्छी गुणवत्ता भी हमें मिले, जिसके ज़रिए हम अच्छा लाभ कमा सकें। आइए इस तमाम जानकारी के लिए नज़र डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। भारत देश में लगभग 50% से अधिक लोग चावल का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि हमारे यहाँ चावल का भरपूर उत्पादन लिया जाता है। इस समय देश के कई स्थानों में धान की कटाई का काम चल रहा है। असावधानी और जानकारी के अभाव में 10% तक धान का नुकसान हो जाता है। इसलिए धान की कटाई, मढ़ाई, सुखाना व भंडारण के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखकर इस नुकसान से बचा जा सकता है। जैसे धान की कटाई उचित नमी व सही समय पर करनी चाहिए। दानों में जब 20 से 22% नमी हो तभी कटाई करें। ऐसा करने से उपज की सही मात्रा मिलती है। नमी का ध्यान न रखने पर दानों की टूट-फूट व कम गुणवत्ता वाली उपज मिलती है। वहीं देर से कटाई करने पर ज्यादातर दाने जमीन में गिरने की आशंका रहती है। कटाई से 7 से 10 दिन पहले खेत से जल निकासी करें। किसान धान की कटाई करते समय जमीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर से पौधों की कटाई का काम करें। साथ ही कटाई करते हुए एक साथ पौधों को रखते जाएं। इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखें कि धान का मिट्टी से संपर्क ना हो, इससे गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है। इसके बाद दाने सुखाकर अलग करने चाहिए। इसके लिए थ्रेसिंग मशीन की सहायता भी ले सकते हैं, या ड्रम आदि पर मारकर अच्छे दानों को नीचे गिरा लें। इस पर क्या है विशेषज्ञ की राय, आइए जानते हैं। जैसे कि आपको सबको पता है कि इस समय धान की कटाई का समय चल रहा है, तो किसान भाइयों ने किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है कि कटाई के समय हमें क्या करना चाहिए। किसान भाइयों, जब आप धान की कटाई करते हो तो ज़मीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर आप काटिए और उसको उसके साथ रखते जाइए। और एक बात का ध्यान रखिए कि धान से मिट्टी का संपर्क ना हो। अगर ऐसा होता है तो धान पे उस पर धब्बे पड़ सकते हैं और आपकी जो गुणवत्ता है धान की वो ख़राब हो सकती है। धान की कटाई हमें ज़मीन की सतह से 6 से 8 इंच ऊपर से काटनी है, और उसको अच्छे से सुखा के, जैसे आप पीछे देख रहे हैं कि उसको आप ड्रम पे एक बार डाल के मार के, आपको जैसे आप देख रहे हो, इसके ऐसे फ़ायदे, अगर आप धान की फसल को 6 से 8 इंच ऊपर काटते हो तो धान के जो दाने हैं मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे। अगर वो मिट्टी के संपर्क में नहीं आएंगे तो उस पर किसी भी तरह का दाग या धब्बा नहीं लगेगा, जिसके कारण धान की जो गुणवत्ता है वो बनी रहेगी और आपको मंडियों में अच्छा रेट मिलेगा। फसल की गहाई और मढ़ाई के बाद उसके भंडारण पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। भंडारण के समय धान में नमी की मात्रा सुनिश्चित कर लें।
लंबी अवधि के लिए 12% और अल्प अवधि के लिए 14% नमी होनी चाहिए। भंडारण से पहले भंडार गृह को कीटों से बचाने के उचित प्रबंध करें। साथ ही भंडारण अवधि में समय समय पर हवा का आवागमन होते रहना चाहिए। तो जाना आपने किस तरीके से आप धान की कटाई कर सकते हैं और किन किन बातों का ख्याल आपको रखना होगा। इसी के साथ ही गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए हमारा पशुधन में आपको जानकारी देते हैं भैंस पालन के बारे में। अगर आप भैंस पालन करना चाहते हैं या आप डेयरी व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं, इसके लिए ज़रूरी यही कि उन्नत नस्ल की भैंस आपके पास हो और इसके ज़रिए कैसे आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आइए नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भैंस एक मुख्य दुधारू पशु है। ज्यादातर डेयरी उद्योग के लिए देश में गाय और भैंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ 3 तरह की नस्लें ज्यादा लोकप्रिय हैं, जिसमें मुर्हा, मेहसना और सुरती प्रमुख हैं। मुर्रा भैंसों की प्रमुख ब्रीड मानी जाती है। भारत में भैंसों का प्रमुख उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है और दुग्ध व मांस में उपयोग होती है। इसीलिए आमतौर पर भैंसों की खिलाई पिलाई में हरा चारा, कृषि उत्पाद, भूसा और खली आदि का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भैंसें गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती हैं। इसीलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। भारत के दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। हमारे देश में भैंस के दूध की बढ़ती मांग से इनकी संख्या में भी इजाफा हो रहा है। एक अनुमान के हिसाब से साल 2023 तक भैंसों की संख्या में 18% तक की बढ़त हो सकती है। ये अनुमान इस पशु की लोकप्रियता बतलाता है। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्ल की भैंस होना बेहद जरूरी है। नस्ल के साथ साथ इनके आहार पर भी ध्यान देना होता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा। इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चौकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। भैंसें वातावरणीय गर्मी के प्रति काफी संवेदनशील होती है।
इसलिए इनका आवास ऐसा हो जहां पशु खाने, आराम करने, घूमने और सांस लेने के लिए किसी भी तरह की असुविधा ना महसूस करे। साथ ही सर्दी, गर्मी और बरसात से भैंस को बचाया जा सके और साथ में हवादार भी हो। बाड़ी में कच्चा फर्श हो तो ज्यादा बेहतर होता है, जिससे पशुओं को हानि से बचाया जा सके। इसके लिए समय समय पर पशु के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। भैंस को पेट के कीड़े की दवा, खुरपका, मुंह पका, गला घोटू का टीका समय से लगवाना चाहिए। इसके अलावा पशु चिकित्सक से सलाह लेते रहना चाहिए। भैंस पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सहायता प्रदान करती है। दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। यदि किसान डेयरी उद्योग की शुरुआत करने के लिए पशु खरीदने के लिए तो कृषि विभाग की तरफ से या बैंक की तरफ से ऋण भी दिया जाता है, जिससे इस व्यवसाय को बढ़ाया जा सके और आत्मनिर्भर हुआ जा सके। और आइए अब नजर डाल लेते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर पर, यानी किन किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा और किस तरह का रखरखाव आवश्यक आपके पशु के लिए। पशुपालक कैलेंडर नवंबर माह में ध्यान देने वाली बातें। इस माह में तापक्रम अचानक कम होने की स्थिति में पशुओं को सर्दी से बचाव के उपाय करें। रात में पशुओं को खुले में ना बांधें। मुंह पका, खुरपका रोग, गलघोटू रोग या फटकिया रोग के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हो तो कृपया समय रहते टीके लगवा लें। थनैला रोग से बचाव के उपाय करें। पशुओं को लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या पाटे में मिला कर दें। बरसीम व रिचका की बिजाई माह के मध्य तक अवश्य पूरी कर लें। तो जाना आपने ऐसी प्रमुख बातें जिनका ख्याल आपको रखना होगा और आपका जो पशु है वो निरोगी रहेगा और पूरी तरीके से स्वस्थ रहेगा। फिलहाल गांव किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बादलों की लुका छिपी, बारिश का हाल, बर्फ की चादर, बदलता रुख हवाओं का और मौसम के लिहाज से कैसे करें खेती, और भी बहुत कुछ। मौसम खबर लाइव रोजाना सुबह 8:30 पर, शाम 5 बजे और 7:30 पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब चलिए बात करते हैं एक सफल और कामयाब किसान की। लगातार आपको हम एक कामयाब किसान की दास्तां इस सेगमेंट में हम दिखाते हैं। आज भी एक ऐसी ही दास्तां आपके लिए हम लेकर आए हैं और जो ये किसान है दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। कैसा रहा इनकी कामयाबी का ये सफर, आइए देखते हैं। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति करने के लिए किसानों ने फसल उत्पादन में रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू किया।
साथ ही मुनाफे में इजाफा देखकर किसान रासायनों पर निर्भर रहने लगे। लेकिन जल्द ही रासायनों के बढ़ते प्रयोग ने जहां मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कमजोर कर वातावरण को प्रदूषित किया, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। यही कारण है कि किसान अब वापस जैविक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। जैविक खेती के तहत प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक, फास्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीटों, जीवाणुओं और जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीटों और बीमारियों से रक्षा की जाती है। इस तरह से की गई खेती हर महीने में लाभ का सौदा है। सतीश डबास करीब 18-19 सालों से खेती कर रहे हैं, जबकि करीब 8 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। जैविक खेती में सतीश गोबर, गोमूत्र और केचुआ खाद का इस्तेमाल करते हैं। उनके खेतों में सब्जियों में आलू, मूली, गाजर, लहसुन, मटर और प्याज की फसलें लगी हैं, जबकि अनाज में गेहूं, चना और जई की उपज लेते हैं। वो मानते हैं कि जैविक खेती से मिट्टी की सेहत अच्छी रहती है और पैदावार भी भरपूर मिलती है। वो बताते हैं इसके साथ ही वो मल्टी क्रॉपिंग करते हैं। इससे फसल तैयार होती जाती है और रोजाना आय बनी रहती है। इसके अलावा फसल अवशेष पशु चारे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैविक फसल होने के कारण दूध भी शुद्ध मिलता है। इस तरह सतीश डबास जैविक खेती को सबसे अच्छा मानते हैं और वो बाकी किसानों को भी जैविक खेती अपनाने की सलाह देते हैं। तकरीबन कोई 18-19 साल से खेती कर रहा हूँ और 8 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक खेती में हम गाय का गोबर, गौमूत्र, केचुआ खाद इस्तेमाल करते हैं। और ये इससे देखो जी आप, ये आलू हैं, पीछे मेथी है, मटरा है, चना है, मूली वगैरह हैं और प्याज, जई, गेहूँ, ईख है और गाजर हैं और लहसुन है। और इससे जी मिट्टी की सेहत भी बहुत अच्छी रहती है और इसमें हम कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते, ना ही हम यूरिया, ना DAP और ना ही कोई छिड़काव करते किसी केमिकल का। सब ओनली ऑर्गेनिक करते हैं, इसके गोबरा खाद और गोमूत्र से ही। मल्टी क्रॉपिंग का ये फ़ायदे हैं कि इसमें जैसे हमारे पास हैं आलू है, भिंडी है, ये जैसे इसमें हमारी डेली की आमदनी होती है वो निकल जाती है। डेली हमारा खर्चा चल जाता है, रसोई खर्चा चल जाता है और आस पड़ोस में भी किसी को दे देते हैं। और जैसे धान है, गेहूँ है, वो तो 5 महीने बाद हमें फसल मिलती है, तो उसका 5 महीने बाद ही हम वो बेच के पैसा मिलता है। इसमें हमारे को डेली रसोई खर्चा हमारा चल जाता है। जैसे अब आलू हैं, फिर उसके बाद जैसे भिंडी आ जाएंगी, प्याज आ जाएंगी और टमाटर आ जाएंगे, मूली आ जाएंगी, लहसुन आ जाएगा, गोभी। तो इससे हमारा जो है रोज़मर्रा खर्चा जो है वो चलता रहता है रसोई का। धान से गेहूँ से तो हमारी 5 महीने बाद इनकम का सोर्स होता है। मिट्टी जो वो उपजाऊ हो रही है और हरा चारा जो हमारा वो बिल्कुल शुद्ध है, इसमें ऑर्गेनिक ही है, इसमें हमारा वो तो कोई केमिकल वगैरह डालते नहीं, खाद वगैरह। तो इससे हमारी जो दूध है उसमें वो प्योर मिलता है, उसमें कोई खाद वगैरह की मिलावट नहीं, वो खाएंगे नहीं तो मिलावट आएगी कहाँ से। इससे हमें दूध भी प्रोटीन वगैरह अच्छा मिलता है। खेती में आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। और मैं ये सलाह दूंगा कि ऑर्गेनिक ही खेती करनी चाहिए। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है और ज़मीन की पैदावार बढ़ती है, ज़मीन की मिट्टी की जो है वो उपजाऊ बनती है और आने वाले समय में हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा और युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी बात है। जैविक खेती करने से रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से लागत में कमी आती है और फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। देश में वर्षा सिंचित क्षेत्रों में, जो कि देश की कृषि योग्य भूमि का करीब 55% है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक खेती का संवर्धन किया जा रहा है। इसके लिए सरकार योजनाएं भी चला रही है, जिनका लाभ लेकर किसान बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं ऐसा ही सफ़र आपका भी रहे, आप भी लगातार सफलता की जो ऊंचाइयां हैं उनको छूते रहें। फिलहाल गांव किसान में वक्त हो चला आपसे विदा लेने का। फिर हाजिर होंगे नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
किसान के सह प्रायोजक थे। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। उत्तर कन्नड़ जिले के शिरसी